हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोनों जो हैं बड़ी मुश्किल से बिलाल मुझे मिले हैं। आपको पता है उनको मीटिंग से ऑफिस के टाइम निकालना मेरे लिए बड़ी बात होती है। सो आज लेकिन मैंने बिलाल को कहा था आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेजेस इसके बारे में आते हैं। स्पेशली मेरा व्लॉग जो पाकिस्तान इंडिया में देखा जाता है, वहाँ लोग इस इंटरेस्ट से भी देखते हैं कि आप हमें ये बताएं कि वहाँ के हमारे यहाँ के मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं और किन किन चीजों पे आप लोगों का खर्चा होता है, किस तरीके से रहा जाता है। एक बंदा जब पाकिस्तान या इंडिया से अमेरिका में मूव करता है तो उसको क्या चीजें दिमाग में सोच के आनी चाहिए, उसका कितना खर्चा होगा। सो आज हमने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, कि आप लोगों का अब हम लोगों का ये है कि हमने ज्यादातर टाइम जो है अपना कनाडा में गुजारा है, तो आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। स्पेशली स्पेशली कैनेडियंस भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी, आजकल के जमाने में इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज आसमान से बातें कर रही है। तो फिर आप अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं और क्या चीजें हैं। हम आपको जर्नल बता देंगे कि क्या क्या खर्चे हैं, आपके क्या क्या चीजें दिमाग में सोच के आनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया या कनाडा से कोई इधर मूव कर रहा है। तो बिलाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने सही कहा है कि जो बंदा यहाँ पे नया आता है उसको बेसिकली थोड़ा-सा एजुकेशन होनी चाहिए आने से पहले कि आपके लिए यहाँ पे क्या चीज़ इंतज़ार कर रही है, और वो आपको पता होना चाहिए इन जनरल आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। हम्म। तो आप उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत अलमास आपको बता देगी कि वो किन ब्रॉड कैटेगरीज़ में आप डिवाइड कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को। तो उस लिहाज से अपनी एक आप कह लें कि एक अपनी होमवर्क बजटिंग या आप कर सकते हैं कि जी ये तो मिनिमम मुझे होगा ही होगा मेरे साथ। हम्म। तो उस लिहाज से फिर आपने अपने आगे अपने जो भी एक्सपेंसेस जिस तरह से मैनेज करने हैं आपको पता होगा, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चले फिर, टाइम जाया किए बिना सबसे पहला खर्चा जो मेरे ख्याल में सबको पता ही है, लेकिन हम बिलाल से पूछ लेते हैं। एमसीक्यूज, बिलाल क्या है? सबसे पहला खर्चा जो है ना वो एक बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि सबको पता है कि वो आपकी हाउसिंग का खर्चा है। आपके ऊपर छत होना जी, कितनी इम्पोर्टेंट है छत यहाँ और पे। शेल्टर आपका जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस लेता है आपका। हम्म। और उसमें जब आप नए आते हैं यहाँ पे अमेरिका में, तो ज़ाहिर है आते साथ ही आप कोई घर या वो चीज़ तो नहीं परचेज़ करते। कुछ लोग अगर आते हैं और वो घर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या ले सकते हैं। जनरली हम लोग मिडिल क्लास का ही हाँ, डिस्कस करेंगे, तो एक जैसे मिडल हम लोग थे। क्लास से जो लोग आते हैं, जिस तरह मैं जब निकला था पाकिस्तान से, तो अब हम एक मिडल क्लास से हम्म। ताल्लुक़ रखते हैं। हम्म। तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। उस ज़माने में इतना ज़्यादा लोग नहीं देखते थे ये यूट्यूब वगैरह कि आपको पता होता, हम्म। या आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते थे। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ मुझे शॉकर्स लगे, कुछ अपनी गलतियों से इंसान सीखता है तो फिर पता चला। लेकिन अगर इस तरह का कोई बंदा आपको बता दे ना, एक ओवरऑल वेल राउंडेड किस्म का आपको एक एनालिसिस मिल जाए, तो उससे फिर बंदे को बेहतरी आ जाती, पता चल जाता है कि क्या चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पे। तो पहला खर्चा जो इसने बताया है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है, वो आपका हाउसिंग या शेल्टर का है। हम्म। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप आते साथ ही घर नहीं लेते, तो ऑब्वियसली आप रेंट करते हैं। हम्म। अब रेंट के अंदर ये है कि अमेरिका में हम चूँकि फ्लोरिडा में रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जनरली तमाम जगह पे एप्लीकेबल हैं। हम्म। चाहे आप न्यूयॉर्क में हैं, चाहे आप हम्म। वाशिंगटन में हैं, या इधर से बट जॉर्जिया अदर स्टेट में देन चले। डाउनटाउन, अब अगर हाँ, आप न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग इन द बजट वी आर टेलिंग यू। आपको एग्ज़ैक्टली। शायद एक कमरा भी ना मिले। थोड़ा-सा आपको जब आप यूएस में आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस में कंपेयर टू कनाडा ना चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हैं। वो ये है कि आपको यहाँ पे जिस एरिया में आपने रहना है वो आपको थोड़ा-सा उस पे होमवर्क करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे चूँकि क्राइम रेट्स और आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो है ना वो एरिया इशू। पे बहुत डिपेंड करता है। ये तो ऐसे नहीं है जिस तरह हम कनाडा में गए, आपने कहीं पे भी जाके आपने कहीं रेंट कर लिया, ऐसा तो नहीं है। ख़ैर कनाडा में भी अब हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं, लेकिन नहीं, जब पहले ऐसा था कि हमारे दिमाग में होता था हमने मिसिसागा जाना है, हाँ, तो मिसिसागा वाज ऑल सेम। किसी भी जगह पे हाँ। आप जाके मिसिसागा में रह सकते हैं, या हम्म। जीटीए में कोई भी जगह आप ले लें, या आप जाके रह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो या आपको एक थोड़ा-सा होमवर्क करके जगह जहाँ पे एक रीज़नेबल आपके स्कूल्स अच्छे हों, जहाँ पे आपकी उनकी रेटिंग्स बेहतर हों, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब तो अमेरिका में ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ का क्राइम रेट क्या है, और यस। यहाँ पे कितने क्राइम्स हुए हैं 1 मंथ में, वो आपको एवरेज बता देता है। तो वो चीज़ें देख के आपने थोड़ा-सा देख लें, जो स्पेशली बच्चों वाले लोग हैं। अगर तो आप एक बैचलर हैं फिर तो आप कहीं पे भी रह सकते हैं, हम्म। डाउनटाउन के एरिया में जो रफ एरियाज़ हैं, अगर आपको वहाँ पे सस्ता कुछ मिल रहा है, ऑब्वियसली अपनी
सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, लेकिन ये है कि जो फैमिली वाले लोग हैं प्राइमरीली हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे बिलाल हम बात करें, हम बात करते हैं फैमिली, हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं ओके। और वो आते हैं, और ऑफ कोर्स हाउसिंग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की है, आपको डिफरेंट टाइप्स के, आपको स्टार्ट करते हैं अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट इज द हम्म, बेस्ट, सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका, जो कि जो आप यहाँ आप पे नए रहते आते हैं। हैं। तो थोड़ा सा हम आपको ये बता देते हैं कि ये हम ज्यादा टाइम हमारा नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में गुजरा है, तो आपको कनाडा में ये टाउन होम्स और इस तरह की ऑप्शंस आपको मिल यहाँ जाते पे हैं। भी कॉन्डोज हैं, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट्स कॉन्डोज। हैं। तो कनाडा में हम दो तरह की होती हैं, कॉन्डोज भी होते हैं, अपार्टमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पे इनको अपार्टमेंट कहा जाता है अमेरिका में। हम्म तो उनके अंदर ही आपको अमेनिटीज होती हैं, जिस तरह स्विमिंग पूल हो गया, आपको कोई जिम वगैरह, या जो अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। तो उनके फिर जो खर्चे हैं, जो मेन चीज़ है बतानी है आपको, उनके अंदर आपको फिर तकरीबन 1500 to $2000 आपको एक 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 डिसेंट साइज का जो है अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, एक फैमिली ऑफ 4, जिसमें आपकी मियाँ बीवी और जिसपे 2 2 बच्चे हैं, बेडरूम्स आते हैं। जिसमें 2 बेडरूम्स होते हैं। तो हम्म उसमें जो मतलब ऑब्वियसली सारी एमेनिटीज तो नहीं होंगी कि जिसमें आपको जिम भी मिले और आपको स्विमिंग पूल भी मिले, लेकिन अगर आप उस तरह के में जाना चाहते हैं तो उसकी फिर थोड़ी सी प्राइस ज्यादा होती है, वो हम्म 2000 से 2500 के अंदर चला जाता है। लेकिन तो ये हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एरियाज की बात अगेन नहीं करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैनहट्टन, वी आर नॉट हाँ टॉकिंग अबाउट लाइक शिकागो का मेन डाउनटाउन जिसमें हर चीज हो। ऑफ कोर्स वो चीजें महंगी होंगी, आप कैलिफोर्निया में देखें या ऐसी लॉस एंजलिस वाली में। जी। हम बात करें नॉर्मल सबर्ब जो कि छोटी सिटीज होती हैं, जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ पे फैमिली एरियाज होते हैं, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे होते हैं, हम उनकी बात अब कर रहे आपको हैं। फ्लोरिडा का अगर हम थोड़ा सा बता दें, तो फ्लोरिडा में ऑरलैंडो इज अ मेजर बिग सिटी है, इस तरह एक मायामी है जो कि एक बड़ा सिटी है। तो उसके जो इर्द गिर्द के इलाके होते हैं ना, जो सबर्बन सिटीज कहलाते हैं या हम्म एरियाज कहलाते हैं, उनमें अच्छे नेबरहुड्स होते हैं। तो अगर आप उनमें उनकी बात करें, अभी हम उनमें नहीं जा रहे कि वो कौन से हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, गेन्सविल है और मतलब जगह हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी टाउन्स होते हैं कुछ अच्छे, जहाँ पे फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे उन इलाकों में रह सकते हैं। यहाँ पे एक निमोर्स हॉस्पिटल है, उसके अराउंड मैंने कई दफ़ा मैं गुजरा हूँ, वहाँ पे कुछ अच्छे इलाके हैं रहने अमेजिंग। के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बच्चों के जो भी आपके जिस एज ग्रुप में है वहाँ के मुताबिक आप रह सकते हैं, लेकिन 15 to $2000 जो है, 1500 to 2000 आपका रेंट आपका रेंट जो है वो होगा ही कम होगा, से कम होगा कम ही से होगा। कम आपको मिलेगा, और और ये बाय द हो वे, गया है। यहाँ पे जब आप कोई भी चीज रेंट करते हैं, स्पेशली अपार्टमेंट्स, तो वहां पे हमेशा लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि 2 बेडरूम्स में आप 5 लोग रख सकेंगे। हाँ, वहां पे एक कमरे की यहाँ पे परमिशन 2 इंडिविजुअल्स की है। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं तो वो कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग आपको नहीं 2 देगी। बेडरूम नहीं देगी। अच्छा, अब इसमें जो 1500 से 2000 आपको बताया है, इसके अंदर आपकी ये जो यूटिलिटीज हैं वो शामिल नहीं है। तो आपने यूटिलिटीज को 15 यूटिलिटीज के में क्या आता है? यूटिलिटीज में आपके पास, जिस तरह आपके पास ये वाटर आ गया, ठीक है, ओके। आपके पास बिजली, कनाडा में उसको हाइड्रो कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो मैंने यहाँ पे देखा है जिस एरिया में हम रहते हैं, अब जिस तरह मेरा ऑल्दो के बड़ा घर है, लेकिन ये है कि हमें तकरीबन मेरा वेरी करता है तकरीबन 80 से $100 के दरमियान, वाटर। जो वाटर का, ओके। जिसमें आपका जो, हमारा तो गैस भी है ना। हाँ उसका मैं आ रहा हूँ। तो इसके अलावा जो आपका बिजली का खर्चा है, हम्म जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी वो के अंदर, काफी एक्सपेंसिव वो हो गए हैं। तकरीबन 150 से $200 के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में रह रहे हैं और आपका क्या कंजम्पशन है। तो अगर एक कॉन्डो, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपका शायद थोड़ा सा कम होगा तकरीबन, लेकिन 100 से 150 के दरमियान तो होगा ही होगा, राइट। हम्म तो बेसिकली आप उसको थोड़ा सा अकाउंट फॉर कर लें। और इसके अलावा गैस अगर नहीं, यूजुअली अपार्टमेंट्स में गैस नहीं होती, तो आपका वही जो बिजली का बिल होगा उसके अंदर ही आपका जो आपका ये जो ओवन लगा हुआ है हाँ, और आपका स्टोव। बाकी स्टोव वगैरह भी, उसका भी उसी में कवर हो जाएगा। तो प्राइमरीली आपका वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो खर्चा आएगा, जो कि आपका तकरीबन आप कह लें कि 200 से 250 के सो व्हाट दरमियान। अबाउट द फोन? तो जो फ़ोन और वो हैं, वो कनाडा के मुकाबले में यूएस में थोड़ा सा सस्ते प्लान्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास फ़ोन वगैरह हैं तो आपको एक तकरीबन 30 से $50 के दरमियान, यू अगर कैन आप गेट एक अ सिंगल, डिसेंट पैकेज, या जस्ट वन नंबर। जस्ट वन नंबर। और व्हाट अबाउट यू हैव टू कीप दैट इंटरनेट इन योर होम एज हाँ, इंटरनेट वेल? का भी है। तो इंटरनेट जो मैंने अभी अपने घर में लगवाया हुआ है, ये एटी&टी का है, और ये 1 गीगाबिट का है, क्योंकि मैंने ऑफिस भी करना होता है अपने घर से, तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ये मैं $70 अ मंथ इसके देता हूँ। हम्म अब ये ज़्यादा है कम है, ये आपके व्यूअर्स बता सकते हैं जो अमेरिका में रहते हैं। तो यू नो
मुझे हमारे घर में चूंकि मेरे बच्चों के पास भी फोन है और बेगम और के पास भी है, मेरे पास भी है, तो हम लोग तकरीबन $250 तक अपने फोन प्लस इंटरनेट के मेरे जो है ना वो बिल जाते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा लेकिन अभी वही वाली बात है, हम तो ये घर ओन करते हैं, हमारा डिफरेंट है, मॉर्गेज डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, जब हम रेंट करते हैं जी। अपार्टमेंट, उस पे हम इंश्योरेंस घर की हमें लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, मैं चूंकि इस चीज पे मुझे इतना ज्यादा, घर के ऊपर जब आप रहते हैं तो घर में तो लेनी हमें तो पड़ती है, इंश्योरेंस लेनी ठीक है पड़ेगी, ना? वो तो तो फ्लोरिडा में तो इंश्योरेंस के ठीक बगैर है। आप रह भी नहीं सकते। अच्छा, लेकिन कनाडा में आप जब रहते हैं तो आपको यू नो होम रेंटल, ओनर इंश्योरेंस, इवन अगर आपने ली हुई है, अगर आप लैंडलॉर्ड के पास भी अगर है, तो जो टेनेंट आएगा आपके घर में वो अपनी टेनेंट इंश्योरेंस लेता है, और वो यस। टेनेंट इंश्योरेंस इस चीज की लेता है कि जो मेरे मेरे घर के अंदर जो आर्टिकल्स हैं या जो आपका सामान है, राइट, जो आप खुद लाए हैं, लेट्स से कुछ लोग अपने घर में, जो देसी फैमिलीज हैं वो जेवर भी रखती हैं या आपकी ज्वेलरी होती है, तो उसके जो आपके कंटेंट्स की इंश्योरेंस होती है ना, वो होती है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो तो वो फिर वो आपके पास होना चाहिए। उस तरह की इंश्योरेंस यहाँ पे भी होती है, आप हम्म, अपनी कंटेंट्स की तो इंश्योरेंस क्या आप जब हम रेंटल अपार्टमेंट लेते हैं तो हम वो ओनर उस घर की इंश्योरेंस लेता है, उसकी अपनी इंश्योरेंस होगी वो जो वो ओनर है, लेगा? क्योंकि यहाँ पे देखे ना हरिकेन्स आते हैं, या यहाँ यहाँ पे पे तो आपकी विदाउट ये आप नहीं रह सकते आपके हैं? शटर्स वगैरह लगते हैं और चीजें लगती हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो कॉन्डो ओन कर रहा है, क्योंकि सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो ये जो कंपनीज हैं उनके ओन नहीं होते। अब फॉर हम्म। एग्जांपल मैं ओन करता हूँ अगर एक अपार्टमेंट यहाँ पे, तो आई कैन ऑलवेज रेंट इट आउट। हम्म। तो जब मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में इंडिविजुअली ओन्ड अपार्टमेंट्स होते हैं, उनको जब आप रेंट पे देते हैं तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड ने अपनी इंश्योरेंस लेनी है, ऑफ कोर्स, ठीक है? हाँ। और फिर टेनेंट जब आएगा उसने उसके ऊपर ऑप्शनल होगा, लेकिन कनाडा में आपके ऊपर वो मैंडेटरी कर हाँ, देते थे कि आपने अपनी टेनेंट ने भी इंश्योरेंस लेनी लेनी है। है। जी। सो इस लिहाज से तो अभी का जो हम बता रही हूँ, मतलब 2000 घर का हो गया, एवरेज बता रहे हैं। यहाँ पे रेंटल जो हम देख रहे थे, जिस एरिया में हम देख रहे थे, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम यहाँ मूव कर रहे थे तो हम पहले घर का नहीं सोच रहे थे। ऑफ कोर्स हमने पता ही नहीं था कि कैसा है, हमें पसंद आता है नहीं पसंद आता, एंड इट वाज अ बिग मूव फॉर अस फ्रॉम कनाडा टू हियर। एंड फर्स्ट तो हमने होमवर्क करना शुरू किया। तो ऑफ कोर्स हमारे 3 बच्चे हैं और हम अपार्टमेंट, हमने बिल्डिंग्स को फोन की, अच्छे अपार्टमेंट्स, हमारा था कि सेफ सिक्योर हो, हमें नेबरहुड का पता था, एवरीथिंग पता था। हम इस एरिया की बात करें तो हमें 3 बेडरूम का इन्होंने हमें बताया था 2700 टू जी। 3000। और ये मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा हाँ, हूँ। हम लास्ट ईयर मूव हुए। हाँ, सो जब मैं लास्ट ईयर आया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी $2700 आप हमें दे दें, लेकिन उस अपार्टमेंट में साथ स्विमिंग पूल था, हाँ, जिम था। मतलब ये सारी चीजें, अब पर मैंने हम चाह भी यही रहे थे। ऑफ हाँ, कोर्स हमारा, मैं वही बता रही हूँ कि हम लोग मैं कनाडा से मूव किए थे, हम कनाडा में हमारा घर था, सो हम लोग, हमारा ये था कि हम अपनी लिविंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बच्चे हमारे बड़े हैं। तो ये अब हमारा कंपैरिजन करना, और हम जब पाकिस्तान से यहाँ पे हुए थे फिर हमारी चीजें डिफरेंट थी, ऑब्वियसली फिर आपको देखें, फिर सेविंग आप करनी थोड़ा पड़ती है, सा क्योंकि आपको सर्वाइवल पता मोड होगी। में होते हाँ। हैं, तो आपने उस लिहाज से अपनी बजटिंग करनी होती है। तो उसके बाद दूसरा, उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है ना, वो आपका ट्रांसपोर्ट। अब जाहिर बात है कि अब आप आए हैं यहाँ पे, तो आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। तो अब गाड़ी का या जो ट्रांसपोर्ट का है उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप आके डायरेक्टली परचेज कर लें, आप उसको पे आउट कर दें पूरी उसकी कॉस्ट जो है या प्राइस उसकी जो भी है, या फिर आप उसको फाइनेंस कर लें। अब मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा कि जी वो फाइनेंस करना ठीक है नहीं है, मैं लीज इस चीज़ करना में ठीक लीज करना ठीक है, बिकॉज इट वेरीज, राइट? क्योंकि आजकल इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, रिसेंटली मैंने चेक किया था, तो मुझे पता चला कि अभी जो है ना इस वक्त 5 से 6% आपको जो है वो, अगर आप अपनी गाड़ी फाइनेंस करते हैं तो उसके ऊपर मिल रहा है। और अगर आप लीज कर, पहले होता क्या है कि अगर आप लीज करते हैं ना तो लीज का रेट कम होता है। है। लीज का रेट इसलिए कम होता है क्योंकि एक आपकी गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, तो वो उसमें से निकाल देते हैं। तो जब आप निकाल के उसको, लेट्स से आपने 3 साल की लीज ली है, तो उसके ऊपर अगर गाड़ी को फाइनेंस करने का रेट जो है वो तकरीबन 5% है, तो एक उसका एक एक 2% होगा। सॉरी, मुझे काटनी पड़े, मुझे बताएंगे जल्दी से, हम टाइम भी जाया नहीं कर रहे, हमें बहुत सारी बातें हाँ भी हाँ। करनी है। बट स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया से लोग बैठे देख रहे हैं, लीज और फाइनेंस क्या होती है? वहां तो हम सिर्फ गाड़ी लेते हैं ना। देखें, फाइनेंस में ये होता है कि आप गाड़ी को ओन करते हैं विद द डीलरशिप। जैसे आप आप मॉर्गेज दे रहे होते हैं ना, अपने आपने घर ले लिया और अब हर महीने उसकी हाँ, पेमेंट और कर रहे होते आप हैं। जो जो फाइनेंस करते हैं, आपने लेट्स से गाड़ी आपकी $40,000 की है, हम्म। तो आप कहते हैं कि जी मैंने उसके ऊपर मैं डाउन पेमेंट लेट्स से मैं नहीं करना चाहता,
या मैं $1000 डालना चाहता हूँ, तो बाकी जो अमाउंट आपकी बचेगी वो पूरी गाड़ी की प्राइस के ऊपर आप उसको फाइनेंस 8 करते इयर्स हैं। में, 5 इयर्स में, ये डिपेंड करता है कितने आप सालों में आप जनरली करना। 72 मंथ्स के ऊपर हम्म। मैक्सिमम ये लोग देते हैं, जो कि बनते हैं 6 12 5 या 60, तो 6 या 70, तो 6 साल के लिए यूजुअली किया जाता है। तो मैंने ये देखा है कि ये फाइनेंस आप करते हैं तो ऑब्वियसली पूरी पूरी गाड़ी की आपकी कॉस्ट को आप गाड़ी इन कवर द करते हैं। एंड आपकी हो जाएगी, बट हाँ, व्हाट अबाउट लीज? लीज में ये होता है कि लीज इज अ लिटिल डिफरेंट। लीज को या समझने का ये है कि लीज में गाड़ी आप जिस तरह रेंट नहीं कर रहे होते उस तरह होता है, तो आपको एक इंटरेस्ट रेट उसका फाइनेंस के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। और लीज आप करते हैं लेट्स से 3 साल के लिए, 5 5 साल साल के के लिए। लिए, तो अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो मंथली पेमेंट है वो हायर होगी, और लेकिन आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके बाद गाड़ी 3 साल आपकी के नहीं है, बाद। ये रेंट अ कार है, हाँ, जो कि लेकिन आप 3 साल के लिए आप, इसमें लोगों को यहाँ पे शौक होता है, जैसे लोगों को कि हाँ, आपने जिनको 3 हर सालों के 2 बाद साल 3 साल न्यू बाद कार गाड़ी चाहिए, चेंज ब्रांड करनी है, न्यू। हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो लीज करते हैं। वो गाड़ी को ओन नहीं करते, क्योंकि वो उन गाड़ियों को आप लीज करते हैं जिनकी जो है ना वो रेजिडुअल वैल्यू कह लें उस 3 साल के बाद, यानी अच्छी गाड़ियां बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि उनके बाद 3 साल के बाद उनमें मसले आने शुरू हो जाते हैं, या वो इतनी रिलायबल नहीं होती, तो उनकी रीसेल वैल्यू इतनी नहीं होती, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो लीज कर लेते हैं। गाड़ी नहीं आप ले रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद वो गाड़ी आपकी नहीं है, आपने जाके वो चाबी उनको दी, गाड़ी उनको दी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, अनलेस कि आपने कोई उसको एक्सीडेंट कर दिया या स्क्रैचेस हैं, उसके लिए आप अलग से उनकी वो दैट वारंटी इज और वो ले सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, हम्म। लेकिन वो गाड़ी आपकी नहीं होती। तो वो आप एक मंथली अमाउंट उसके साथ सेट कर लेते हैं डीलरशिप के साथ, और वो आप देते रहते हैं, और 3 साल के बाद आपने वो गाड़ी जाके उनको दी, आप सो अपने दिस घर इज आ द गए डिफरेंस, और एक लीज नई की गाड़ी ले गाड़ी ली। आपकी नहीं है, फाइनेंस की गाड़ी इन द एंड आपकी है, बट प्रोसीजर सेम है, इंटरेस्ट हाँ, रेट डिफरेंट है। तो हाँ। मुझे एक मतलब बताएं बिलाल, पहला बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अमेरिका और कनाडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है, डिपेंड करता है आप घर, ऑफिस आपके घर से कितनी दूर है, क्या क्या आप यूज करते हैं, गाड़ी का यूजेज कितना है। एज यू गाइज नो, हमारी गैस की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो गाड़ी का मुझे अच्छा बताएंगे अलमास, कि कनाडा में ऐसा नहीं है। अब आपके जो व्यूअर्स वहां पे देख रहे हैं, कनाडा में आप 7 8 8 साल रहे हैं, आपको पता है कि कनाडा में अगर आप जिस भी एरिया में रहते हम्म, हैं, तो कनाडा का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह लें या मेट्रो या सबवे कह लें, वो बेहतर बहुत है अच्छा है एज बनिस्बत कम्पेयर टू के अमेरिका। अमेरिका के। अब अमेरिका में, अब हम फ्लोरिडा में रहते हैं, कोई यहाँ पे सबवे या मेट्रो नहीं चलती, इतना इनके ऊपर टैक्सेस ये लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई इतना अच्छा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लें ट्रांसपोर्ट का नहीं बनाया। यस। तो उस पे इनको काम करने की जरूरत है अमेरिका में। यहाँ पे हर बंदा गाड़ी रखता है या गाड़ियां रखता है, आप घरों के सामने से गुजरेंगे 4 4 तो गाड़ियां। यहाँ पे 4 4 गाड़ियां आपको नजर आएंगी, हर बंदा अपनी, क्योंकि वो काम करते हैं, तो हर बच्चा जा रहा है अलग से काम करने के लिए, माँ जा रही है, बाप जा रहा है, और लोग जा रहे हैं। अब तो कोविड की वजह से थोड़ा मतलब कम हो गया, लोग घरों से काम करते हैं, लेकिन ये है कि आपको घरों के बाहर 3 3 4 और बड़े बड़े ट्रक, यहाँ पे ट्रक कहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान में डबल कैबिन या वो इस तरह की हम्म। चीजें कहते थे ना, तो यहाँ पे उनको ट्रक कहा जाता है, तो वो ट्रक बड़े बड़े जो है वो खड़े हुए होते हैं बाहर। बट एनी हाउ, तो कितना मतलब हम एक गाड़ी का कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी बात उसकी कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो दिमाग में कितनी, जब वो तनख्वाहें फाइनल कर रहे होते हैं तो दिमागों में क्या चीज होनी चाहिए, तो तीन गाड़ी से का। साढ़े तीन सौ डॉलर आपका एक सेडान कार की आप बात करें, जैसे करोला सेडान, की या बात एक कर अगर रहे हैं, आपने अगर आपको या सिविक शौक की है कोई गाड़ी। एसयू, अगर सेडान वगैरह लेनी है तो वो तो सस्ती आ जाएगी तकरीबन 200 से 250 में। ओके। लेकिन ये है कि अगर आप कोई एसयूवी वगैरह लेते हैं तो तकरीबन $350 से $400 में आपको एक 400। 5 सीटर एसयूवी फाइव मिल सीटर सकती और उसके ऊपर गाड़ी की इंश्योरेंस। है। इंश्योरेंस जो है वो आपको तकरीबन 150, डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है। अगर तो आप बिल्कुल ही, आपकी मेरी तो तकरीबन 9 साल की हिस्ट्री थी नॉर्थ अमेरिका में, तो मैं तकरीबन पे करता हूँ यहाँ पे 140 तक, इट 130। जस्ट फॉर यू और मी इंक्लूडेड? आप भी शामिल हैं उसमें। ओके। तो अगर कोई नया बंदा आया जिसकी नॉर्थ अमेरिका में हिस्ट्री नहीं है बिल्कुल ड्राइविंग की, तो उसको वो ऑब्वियसली ज्यादा करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस और वो सारा लेकर आ रहे हैं, और वो क्या उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आप सेफली अराउंड 200 कर लें। अब ये कनाडा के लिए मैं नहीं कह रहा, बिकॉज कनाडा वाले दिल अपना थाम के बैठ जाएं, क्योंकि वहां पे दैट इज आपका व्हाई 20 साल पीपल का आर एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपको वो तकरीबन चार आजकल पाँच तो छह सौ नहीं, अब तो 900 जो है वो। Mississauga, जी, Brampton. जी, Oh मिसिसागा my ब्रैम्पटन। goodness. So तो Canadian, that's why Canadians are moving to America, but उसके America ऊपर में एक भी अलग कितने वीडियो बनाना कि कनाडा में आजकल अगर कोई नया इमिग्रेंट आ मूव रहा है कर रहा तो, है तो why they are क्योंकि हम moving बात from। करते रहते हैं अपने और लोग रिलेटिव से पूछते भी रहते और हैं, दोस्तों हमारे से भी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी आता है, आपने कनाडा से मूव क्यों किया? हाँ, तो ये इसी खर्चे आप खर्चों की वजह से देखें किया। कि वहां पे, यहाँ पे हम लोग गाड़ी रखते हैं। आप 7 सीटर कितनी दे रहे हैं आप अपनी गाड़ी का?
अच्छा, मैं अपनी गाड़ी का, मेरी क्योंकि 7 सीटर है और होंडे है और वो पैलिसेड है, 2022 में मैंने की थी, तो मैं उसके ऊपर मेरी गाड़ी का खर्चा तकरीबन 550 तक है, $550 में तो देता हूँ। तकरीबन अगर कोई नॉर्मल गाड़ी का भी तो 5 to 600 विद इंश्योरेंस कार हाँ, के आपको, आपको प्लान करनी पड़ेगी। मतलब हमारी तो बड़ी है, लेकिन आप लोगों की जैसे एक छोटी गाड़ी है 5 सीटर है, हाँ, सेडान है, फिर भी 500 आपको मैं पे करना रेकमेंड करूंगा जो लोग नए आते हैं ना, इस चक्कर में ना पड़े लीज और फाइनेंस में। अगर आप एक दफा जहर का प्याला पी सकते हैं तो एक दफा बाय आउट कर लें गाड़ी, कुछ सस्ती गाड़ी देख लें 5-6 सेकंड हजार हैंड। डॉलर यू के यू साथ। यू हाँ, रेकमेंड सेकंड हैंड? हाँ, मैं रेकमेंड इसलिए करता हूँ कि यहाँ पे यूएस में जगह जगह पे आपको लेकिन रिपेयर और उसके, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली कनाडा में, जहाँ के वेदर बहुत एक्सट्रीम था, तो वहां पे मैं हमेशा कहती थी गाड़ी के बीच में खराब हो जाए या कुछ मसला हो जाए तो देखो उसके लिए आपके पास रोड साइड फ्लोरिडा में तो असिस्टेंस यू वगैरह नो होती है, वो आप ले सकते हैं। ट्रिपल ए कंपनी है, वो देती है। इस तरह कनाडा में CAA एक होती थी, वो हम ले लेते थे। तो आपको, और क्योंकि कनाडा में स्नो भी पड़ती है तो कहीं पे भी रोड पे आप जो कुछ ना भी हो आपका ब्रेक सकता है। डाउन हो सकता है, तो आपके पास वो, तो उसके बगैर तो आप हाईवे पे जाएं ही ना, यहाँ पे भी ना जाएं। लेकिन यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्टेंस वगैरह, नई गाड़ी का ये है कि आपको रोड साइड इंक्लूडेड है। असिस्टेंस आपको मिल जाती है। लेकिन रोड साइड असिस्टेंस कितनी है यार, मेरा ख्याल है आप महीने की, लेकिन इस बिलाल साल, जो नया आ रहा है बंदे, उसको तो पड़ेगी ना। जो नया आ रहा है बंदा उसको लेनी पड़ेगी, और उसके लिए पेन तो है ना। उसके लिए पेन है, और वो आपको सेकंड हैंड गाड़ी पे भी मिल सकती है, उसमें कोई ऐसा अच्छा इशू है, नहीं है। दैट इज नॉट अ तो प्रॉब्लम। ओके, तो देन इट इज तो फाइन। मेन चीज ये है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी कोई ले लें। और मैंने अभी देखा है, वो एक पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, इम्तियाज चांडियो को मैं फॉलो करता हूँ। तो उसने अभी एक गाड़ी ली है, वो ह्यूस्टन आया हुआ है आजकल, अपने वो व्लॉग्स वगैरह बनाता है। तो उसने मेरा ख्याल है अराउंड $8,000 में कोई गाड़ी खरीदी थी ओके। ह्यूस्टन में। तो ओके। अगर आप भी आते हैं तो आपको, और उसकी सेडान कार है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, उसका कलर वगैरह भी। तो आप इतना बजट करें कि आपके पास इतना जो है ना वो आपको खर्चा होगा। तो मैं साथ साथ आपसे वो भी शेयर कर रहा हूँ। वो मुझे कोई उसकी मैं एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको वैसे फॉलो फॉलो करता हूँ, करते तो हो, मैंने यू उससे लाइक मैंने, हिम, वी हाँ, आल्सो लाइक हिम। हाँ, सो चले, ये तो गाड़ी का हो गया। आपको बताया 2500 पहले हमने मिलाया और 2500 में 5 ऐड किया, तो ये 3000 हो गया। अभी आपने खाना पीना नहीं किया, हाँ। तो अब थर्ड क्या खर्चा है? अच्छा, उसके बाद आपके जो ऑब्वियसली लिविंग एक्सपेंसेस में आपके पास आ जाता है आपका फूड एंड आपके जो बाकी आपका लटरम पटरम होता है, तो ग्रोसरीज, ग्रोसरीज वगैरह। तो ग्रोसरीज। उसके अंदर आप जो हैं, वो जारी बात है, जब आप आते हैं तो आप को बहुत ज़्यादा ईट आउट्स और उन चक्करों में ना पड़े, अनलेस कि आपकी जॉब इस किस्म की है कि हाँ। मियाँ बीवी जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर तो आप ऑब्वियसली बाहर से ये अल्ले तल्ले कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर आप आए ही हैं अभी, तो फिर आपको जो ग्रोसरीज वगैरह का खर्चा है, अलमास आपको बताएगी कि ये घर मैनेज करती वो है। मुझे सबसे ज्यादा सवाल आता है इस पे। मैं होमवर्क कर रही हूँ, मैंने पिछले 4 हफ्ते के अपने बिल्स इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि मैं हम्म, बताऊंगी कि हमारा क्या खर्चा है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो आप लोग मुझे सारी गालियां देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई मैनेज नहीं करती। मैंने कभी भी रिसीट्स इकट्ठी नहीं रखी। मुझे कभी नहीं पता ग्रोसरी में कितना लगता है, क्या नहीं लगता। बट मैंने आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि लेकिन वही वाली बात है, वो मेरा नॉर्मल नहीं शुक्र होगा। करें कर रही है, क्योंकि इसने 9 साल में नहीं किया, तो आप नौ लोगों को साल क्या वीडियो बनाने अच्छा, के लिए, पाकिस्तान में किया था मैंने। तो वीडियो बनाने के लिए कर रही है। शुक्र करें आपके लिए कर पाकिस्तान में रही है। मैंने किया था क्या? पाकिस्तान में कभी भी नहीं किया इसने। मुझे मुझे मैंने पूरी जिंदगी कभी ग्रॉस, क्योंकि ये इस चीज के बारे में मैं और तो कुछ नहीं कहूंगी, वो अपनी वीडियो में बताऊंगी, उसमें बिलाल को नहीं लाऊंगी। कि ग्रोसरी, अच्छा खाना, कभी भी कंजूसी अपनी, अगर कंजूसी पैसा बचाना भी है, अगर आप उस मोड में भी हैं, तो प्लीज ग्रोसरीज पे मत करें। क्योंकि आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तभी आप इधर काम कर सकेंगे। और अगर आप अपने खाने पे अगर बंद करेंगे, तो फिर आप इधर काम नहीं कर सकेंगे। ये बेसिक बेसिक नेसेसिटी है। फूड आपकी अच्छी क्वालिटी का आपने खाना है। हाँ, ईट आउट्स खत्म कर लें, बाकी चीजें खत्म कर लें, बट खाने पीने पे, ग्रोसरीज पे कंजूसी करना मैंने ना कभी जिंदगी में किया। मैं दूसरी तीसरी नौकरी कर लूंगी, पर हमने कभी खाने पे नहीं कंट्रोल किया। अभी अपना नहीं बता रहे, लेकिन एज यू गाइज नो, विद इन्फ्लेशन ग्रोसरीज के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे कभी नहीं लगता था कि नॉर्थ अमेरिका में भी प्राइसेस इस तरीके से देखें, फूड की कॉस्ट ऑफ इंक्रीज लिविंग करेंगे। इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि मेरी बात होती रहती है कनाडा में भी अपने दोस्तों के साथ, और इधर यूएस में तो मैं रहता ही हूँ, तो उनसे भी, दोस्तों से बात होती रहती है, तो वो यही बताते हैं कि यार आज से 2 साल पहले, आप ज्यादा दूर भी ना जाएं, कोविड के आने से पहले 2 ढाई साल पहले जो सिचुएशन थी, इवन लास्ट ईयर से, हर ईयर ओवर ईयर जो इन्फ्लेशन हुई है, वो तकरीबन 15 से 20% प्राइसेस में इजाफा हो गया है। तो जो ग्रोसरीज आप पहले लेट्स से $1000 में कर लेते थे, यस।
वो अब आप 1300-1400 में जाके, 1500 ठीक में है, 1500 में आप जाके कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब, और मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी जो जो आपकी इनकम है वो नहीं बढ़ रही, वो उतनी की उतनी है। वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं बन रही जो बढ़ रही, जो कनाडा में या हाँ अमेरिका में आज से साल पहले 100,000 जिनकी सैलरी थी या इनकम थी वो उतनी ही है, ये शायद थोड़ी कम ही हो गई होगी, बढ़ती नहीं है वो। हाँ तो निकाल देते हैं जिससे आप एक्सपेक्ट तो कर, कहने कनाडा का में तो मकसद बस। ये है कि लेकिन आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। सो उस लिहाज से आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट होता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब कनाडा में जिस तरह उन्होंने अगेन 0.5% रेट्स बढ़ा दिए हैं, यूएस में भी बढ़ा दिए हैं अभी रिसेंटली। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो यूएस में रेट्स है ना आपके, अगर आप मॉर्गेज लेने जाते हैं, तकरीबन 6-6.25% आपको, 6.5 पे आपको 30 ईयर का रेट मिलता है, ओह यहाँ माय पे गॉड। 30 ईयर की मॉर्गेज होती है। तो जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि आज से साल डेढ़ पहले तकरीबन फरवरी में मुझे पता चला था कि तकरीबन इट वाज लाइंग अराउंड 1% to 1.5%। जिन्होंने उस इमेजिन। वक्त अपनी मॉर्गेजेस ले ली थी वो बड़े सुकून में है सुकून। अभी, क्योंकि ये लोग फिर 30 साल तक इनकी जिंदगी सुकून में हो जाती है। तो होता किसके लिए प्रॉब्लम है, जो कि न्यू होम बायर्स होते हैं। अब या आप रीफाइनेंस करना चाह रहे होते हैं तो फिर आपको वो 6% पे मिलेगी, तो क्योंकि जो कि हम लोग आपका बिल्कुल ही वो हो जाता है, कबाड़ा निकल जाता है उसमें, क्योंकि कहाँ आपने 2% के हिसाब से बजटिंग की हुई थी और कहाँ आपका आप 6% पे जाएंगे, तो आपका तो शूट कर जाएगी ना मॉर्गेज की पेमेंट जो है। तो आई ये कैन सारी इमेजिन चीजें जो है ये, मैटर करते हैं। इसलिए मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा यार इस टाइम पे जो है ना कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन इन टाइमों में मत लें कि मैंने गाड़ी नई लेनी है या मैंने घर लेना है या मैंने वो करना है। इसमें सिर्फ आप अलमास को खामोशी डायमंड से रिंग ले दें बस। आप अपना बस सर्वाइवल मोड में गुजार रहें। के। तो हमारे काम की बात आपने छोड़ दी और दूसरे एंगल में चले गए। ग्रोसरीज का जो मैं एक नॉर्मल एवरेज की बता रही हूँ कि पहले जो फैमिलीज की 600 to 800 में हो जाती थी, जिसमें मीट भी होता था, सब कुछ होता था, वो आज से इंक्रीज होके, आप मानेंगे नहीं बट वो ऑलमोस्ट 12 to 1500 जा चुकी हैं। मैं अपनी ग्रोसरीज आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि हम लोगों का कितना खर्चा है। वो इससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग नए नहीं आए हुए, हम लोगों के बच्चे बड़े हैं, हमारी नीड्स डिफरेंट हैं। सो बट मैं आपको बताती हूँ, एक फैमिली, दो मतलब माँ बाप और दो बच्चे आराम से अच्छा खासा खा सकते हैं विद 12 to 1500, मतलब खुल के। उसमें कोई उनको ग्रोसरी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करती। कभी जैसे लोग बताते हैं ना मैंने इस तरह कर दिया, मैं ग्रोसरीज, मुझे कोई कहे ग्रोसरीज वुड बी द लास्ट थिंग, शायद मैं ग्रोसरीज फिर भी कट डाउन ना करूं, मैं नौकरियां कर लूं, 2 शिफ्टें लगा लूं, बट मैं ग्रोसरीज, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसी के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए ग्रोसरीज पे कट डाउन करके ना आप कभी भी, अगर आप समझते अरबपति, हैं कि अगर आप सेविंग करना चाह रहे हैं तो उस भी पे बता ग्रोसरीज दूं, पे आप सेव नहीं कर सकते। ग्रोसरीज पे सेव करके आप बिलियनियर नहीं बन सकते। ग्रोसरीज पे सेव करके आप घर नहीं बन, नॉर्मली हमारा ये होता है, जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं या जो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, उनका ये होता है कि मंथली सेव करके हम लोग डाउन पेमेंट करके घर ले लेना, मेन यही होता है ना। तो अब नहीं ले सकते। ग्रोसरीज करके आप 200 या 100 या बच्चों के 2 आइसक्रीम काट के या 3 आइसक्रीम काट के, यस वी डू रेकमेंड के ईट आउट ना करें, बाहर मत खाएं। बाहर यहाँ पे खाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आप इसलिए अल्मास ज्यादा बाहर को प्रेफर करती है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन वो अल्मास है। जो नए बिलाल, इमिग्रेंट्स मैं आ रहे नई हैं नहीं हूँ, मुझे 8 साल हो वही, गए हैं। मतलब लेकिन जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको या मैं बार बार उनको खुद मैं, भी यही कह रहा हूँ कि हाँ, आप अगर खुद कर सकते हैं तो करें। और तो ये फिर आपने आपने हमारा हिसाब जो चल रहा था उसमें आपने लगाया 2500 में, आपने 500 देखें, 2500 थे हमारे घर के और सबके, उसके बाद 500 हमने गाड़ी का लगाया था, विद 3000 इंश्योरेंस, हाँ, विद इंश्योरेंस, और अभी अपने 1500 हम लगा रहे हैं। ग्रोसरीज के। हाँ, तो 35 प्लस 15 कितने होंगे? नहीं नहीं, 35 नहीं, 3000 प्लस 15, हाँ, 3000 प्लस 15 4500। 4500 हो गए। तो 4500 ये आपका बेसिक खर्चा है। लेकिन इसके बाद एक अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट खर्चा जो है, वो क्या है बिलाल, जो कि कनाडा से डिफरेंट है, हमारी जो मेडिकल हाँ, है। मेडिकल को आप भूल कैसे सकते हैं, मेरे पास अभी थोड़ा ही टाइम है, तो मैंने इसके बाद 4 मिनट बजाना है। लेकिन जो अमेरिका में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट। और हेल्थ केयर दो तरह के से आप ले सकते हैं जब आप आते हैं। अगर तो आप किसी एम्प्लॉयर बेस्ड वीजा के ऊपर आए हैं, आपको एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया है यहाँ पे, तो फिर तो आपका एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो आपको फिर एक प्लान देता है कि अच्छा आप यूनाइटेड हेल्थ केयर के साथ हैं, या एंथम है, या सिग्ना है, इन सारे नामों को आप सर्च कर सकते हैं। ये वो कंपनीज को
हेल्थ केयर सर्विसेज इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जिस कंपनी के साथ हूँ वो एंथम है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, लेकिन आप किसी भी कंपनी के साथ हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको अगर आप इंश्योरेंस, अगर आप एम्प्लॉयर बेस्ड उसके साथ आए हैं, आपको वो फिर हमें एम्प्लॉयर, कम पे करना फिर पड़ता है? आपको ये करना पड़ता है कि मंथली ना आपको वो प्लान्स देते हैं कि अगर आपने प्रीमियम अपना कम रखना है तो फिर आपका डिडक्टेबल और आपकी वो चीजें ज्यादा होंगी। ओके। इसके ऊपर एक अलग से हमारी वीडियोस हैं, शुरू में आप जाके देख सकते हैं, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये डिडक्टेबल क्या होता है, नहीं, कोपे लेकिन क्या होता है। एवरेज बताइए, हम वीडियो को जस्ट पाइल अप करना है कि अगर आपने अगर सिर्फ आप विद कंपनी प्रीमियम, काम कर रहे हैं तो हाँ, आपको अपने 2 बच्चों के और 2 माँ कितना देखें समझे पर उसके लिए मंथली? चूंकि आपका डिडक्टेबल भी आपको फैक्टर हाँ, इन करना पड़ेगा और प्रीमियम भी आपको हाँ। करना पड़ेगा, तो तकरीबन आप 6 से 7 हज़ार डॉलर आप जो है वो साल का अपने पास, पर आपके मंथ पास, का पर तकरीबन, मंथ का नहीं, अगर ये 6 पर मंथ। 6 से 7,000 डॉलर आप कह रहे हैं कि साल का, तो पर मंथ 500 हो गया ना? अच्छा, ये मैं एम्प्लॉयर का उसका बता रहा और हूँ। अगर अगर तो आपके आप पास बिजनेस खुद, पे आते हैं या अगर खुद आप खुद से इंडिपेंडेंट हैं, प्राइवेटली इंश्योरेंस खरीदते हैं तो करीबन 900 से 1000 डॉलर, तो आपका फॉर अ 12 फैमिली फॉर अ फैमिली ऑफ ऑफ 4। 4, ओके। तो वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइवेटली खुद उन कंपनी से ले रहे हैं इंश्योरेंस। और यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है इन द सेंस के अगर आपने जाके कोई भी छोटा सा, अब मैं कल अपने बेटे का जो है वो फिजिकल कराना था, उसके लिए भी चार्ज, अब स्कूल जो है आपको कहेंगे अच्छा आपके बेटे ने सॉकर स्पोर्ट्स के खेलनी लिए, है तो हाँ, आपका एक हर साल के लिए दफा है। आपको वो करना है, तो उसके लिए आपको $50 से $60 आपको देने पड़ते हैं, कई जगह पे 30 है, कहीं पे 50। ये तो मैं आपको सिर्फ इस चीज का बताऊं, लेकिन अगर आपको बुखार है, जुकाम है, गला खराब है, उसके लिए भी अगर आप डॉक्टर को दिखाने चाहते हैं तो एक नॉर्मल डॉक्टर का विजिट जो है वो तकरीबन $150 से $200 है। 170 या ठीक है, तो 150। वो आप देखें। तो ये सारी चीजें आप, और अगर आपके कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जैसे आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, तो वो मैं आपको मेरी कंपनी की इंश्योरेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने डिडक्टेबल को पूरा करने के लिए, जो कि साल का तकरीबन 6,000 से 7,000 होता है आपका, तो वो पूरा करने के लिए आपसे वो अलग से चार्ज करते हैं। तो वो आपका तकरीबन, अगर आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, तो मैं जब किसी स्पेशलिस्ट को हम्म। दिखाने, तो मुझे तकरीबन $400 to $500 का मुझे एक ट्रिप जो है उसकी चार्ज पड़ती है। यस, ये आपको अमेरिका में आने के लिए सबसे बड़ा खर्चा जो है, दिमाग में ये सोचना पड़ता है, लेकिन वही वाली बात है, दूसरी चीजों पे वो इक्वल कर देता है कनाडा के दूसरे खर्चों और उनको। तो आप कितना फिर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का, मेडिकल का कितना अराउंड? देखें डिपेंड, जिस तरह आप करते हैं ना, तो एवरेज आप तकरीबन $600 से $700 आप कर लें, क्योंकि हम्म। आपने साल में अपना वो जो आपका डिडक्टेबल है वो भी देना है। हम्म। क्योंकि अगर आप कहीं विजिट पे जाएंगे, अगर आप, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप फैमिली ऑफ 4 हैं और आपको कोई भी मेडिकल छोटा बड़ा, अल्लाह ना करे कोई हो, बट अगर आपको छोटा बड़ा इशू होता है तो आपको अपना डिडक्टेबल तो पे करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। तो जो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और बाकी चीजें करते हैं, तो हम्म। आपको ऑन दी एवरेज तकरीबन $500 से $600 पर मंथ आपको, तो अगर वो आप भी वो निकाल करते दें हैं। 5। लेकिन अभी देख लें, ये सिर्फ 500, इवन 5, अभी 500 भी डालें और 600 डालें तो $5,100 बनता है। लेकिन इसमें अभी हमने आपके घर के खर्चे, इसके अलावा आपने हमने गैस नहीं डाली। इसके अलावा हमने जो गैस आप गाड़ी यूज करते हैं, क्योंकि आपका आपका रोज अगर ऑफिस जाना जाना है तो सीधी सी बात है, आपके गैस का खर्चा भी होगा। एग्जैक्टली, इसके अलावा हमारे जो रोज के कपड़े हैं, शॉपिंग जो है, हमारे घर में जो चीजें हैं, जो हम लोग जो लग्जरीज, अगर आपने घर रेंट किया हुआ है तो आपकी लॉन सर्विसेज होंगी, ये सारी एग्जैक्टली, चीजें तो ये एडअप होती चली जाती हैं। 5,000 से पांच, पाँच हाँ, हजार से आपको 5-1 हजार आपको चाहिए होंगे फॉर योर लिविंग अ स्टार्ट डिसेंट लाइफ, लाइफ, लिविंग अ डिसेंट, जिसमें जिसमें आपको आपके बेसिक ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं भी कवर हो जाएं, आपका खाना पीना कवर हो जाए, और आप बिल्कुल सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं और आपको कोई और अल्ले तल्ले आप नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, इसमें आप डिज्नीलैंड और ये जब हाँ, सारी ये चीजें चीजें एक्स्ट्रा हैं। ये आपकी लग्जरीज में आती हैं, तो ये आप नहीं कर रहे। ठीक है, यस। तो ये फिर आपने इसके मुताबिक देखना है। तो शुरू में तो आप इस तरह करें भी ना, आप मतलब आए तो, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करना ये चाहूंगा कि इंश्योरेंस के बगैर ना रहें, क्योंकि मुझे नहीं पता आप उन लोगों की आप बीतियां सुनते हैं जो कि इंटरनेट पे जो यूट्यूबर्स हैं या जो अमेरिका में विजिट वीजा पे आए या वैसे भी आए, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली हुई और गॉड फॉरबिड उनके साथ कुछ इस तरह का हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना ये सिस्टम आपको निचोड़ता है ना, जिस तरह गन्ने को आप अंदर डालते हैं उस मशीन में तो वो आपको बिल्कुल निचोड़ देता है ना। तो मुझे, जब मैं कनाडा से यूएस मूव कर रहा था, मैं आपको अपना बताता हूँ, मुझे जो सबसे बड़ा जो मुझे धड़का कह लें या मुझे रिस्क फैक्टर कह लें या वो लगता है मुझे, और बाकी किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अल्लाह की ज़ात ऊपर है सर, हर चीज़ में वो बहुत मदद करता है सबकी। लेकिन जो ये ये जो हेल्थ केयर वाली चीज़ है ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको पता नहीं है कि हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आप कुछ प्लान कर सकें। हम्म। तो
अमेरिका में स्पेशली रहने के लिए, मैं कनाडा का नहीं, कनाडा में तो खैर हेल्थ केयर है ही फ्री, उसके भी कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको कभी बाद में बताएंगे और हमारी पिछली वीडियोस में आप सुन भी सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जब आप आते हैं तो हेल्थ केयर की इंश्योरेंस के बगैर आप ना रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, और जब आप उनके पास जाएं तो वो मुंह खोल के जो है ना वो मगरमच्छों की तरह बैठे हुए हैं कि वो आपको निचोड़ें। इवन आपके पास अगर इंश्योरेंस होगी भी तो भी आपको ये डिडक्टिबल्स वगैरह ही मार देते हैं। लेकिन उसका भी तरीका है, अगर आप एम्प्लॉयर बेस्ड किसी स्पॉन्सरशिप के ऊपर या काम कर रहे हैं जिसमें वो आपकी इंश्योरेंस हेल्थ केयर को कवर करते हैं, तो आप ऐसा प्लान सेलेक्ट करें जिसमें आपके पास प्रीमियम थोड़ा सा हायर सेलेक्ट कर लें, तो उससे ये होगा कि आपका जो डिडक्टेबल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनका डिडक्टेबल मे बी $2-3 हज़ार हो या $5,000 $4,000 हो। मेरा तकरीबन 6,000 है, 6-6,500 है। लेकिन कुछ लोगों का कम होता है बिकॉज वो अपना प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो वो एक तरीका है, लेकिन उसमें फिर आपको पर मंथ जो आपकी आपका पे चेक है उसमें से फिर वो ज्यादा प्रीमियम आपका कट रहा होगा, चाहे आप यूज करें या ना करें। तो उसमें एक ये उसका डाउन साइड ये हो जाती है, या उसका एक कॉम्प्रोमाइज आपको वहां पे ये करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ। लेकिन इंश्योरेंस के बगैर ना रहें, इंश्योरेंस जरूर लें। इवन आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं, विजिट वीजा पे भी अमेरिका आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ का वीजा मेरा ख्याल है कि आपको पहले जमाने में तो जब कोई ट्रैवल वीजा लेकर आता था अमेरिका में, पहले तो मिलता नहीं था, अगर मिलता था तो 5 साल का वीजा मिलता था। तो अभी भी अगर इस तरह ही है, और अगर आप आ रहे हैं और यहाँ पे आप आके कुछ मतलब करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस का सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ट्रैवल के लिए भी इंश्योरेंस लेकर आए पाकिस्तान से। तो क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता विदाउट इंश्योरेंस कुछ हुआ तो, लेकिन यहाँ पे जो कमाता नहीं है वो भी तो है ना, जो यहाँ पे लोग आके बच्चे पैदा करके जो चले जाते हैं। यार मैं वो डिबेटेबल है, मैं वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं उसको ठीक नहीं समझता जाती तौर पे, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर उनके अपने व्यूज हैं, वो फतवे ले लेते हैं। हाँ, वो फिर क्योंकि हमारा तरीका ये होता है ना कि जो चीज अपना फायदा जहाँ पे हो रहा हो वो आप सब करते हैं, लेकिन जो दूसरा कुछ करे तो उस पर फौरन हम फतवा लगा देते हैं कि ये तो चीज जी बिल्कुल खराब है, लेकिन हम खुद जो है वो सारे गलत काम कर रहे हैं, जो कि कनाडा में हम देखते थे। क्रिसमस की डिकोर लगाना गलत है, क्रिसमस की डिकोर लगाना, गोरों के टैक्स पे पैसे खा के पाकिस्तान से यहाँ के बच्चे पैदा करके सिटीजन ले, वो बिल्कुल जायज है, वो लीगल है, वो लीगल है। इन गोरों के पैसे जरूर आपने इन गोरों के त्योहार या जो भी हैं उसमें अगर आपका उसकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देनी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं देनी, लेकिन उन्हीं के टैक्स का जो पैसा है उसके ऊपर आके यहाँ पे बच्चे पैदा करके जानबूझ के, नोइंग के आप फैमिली में हैं और आप यहाँ पे आए और आप आके ट्रैवल करके यहाँ पे करके जाएं। और इसी तरह कनाडा में भी होता है कि लोग अपने बच्चों का जो ये चाइल्ड के टैक्स, ये जो केयर होता है उसका जो आपको फंड मिलता है वो भी लेते हैं, लेकिन और उसके ऊपर बेतहाशा उसके अंदर खुद बहुत करते हैं। लेकिन मैं उस चीज को ठीक नहीं समझता। वो एक अलग डिबेट है, हर इंसान के अपने स्टैंडर्ड्स और उनकी वैल्यूज होती हैं। बट हम इसको खत्म करें, मेरे ख्याल में आयमा का स्कूल का टाइम हो गया है। सो मतलब on the average you need to have 5,000 to 5,500 money for the family of 4 to live a decent life here, और बाकी इसके अलावा खर्चे हैं। और बिल्कुल ये चीजें जब भी आप स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से आपको जॉब वीजा पे आते हैं तो हमेशा ये चीजें सोच के आए करें। अब वो चीजें नहीं रही जो पहले चीजें इजीली सस्ती होती थी, वो होती थी, ये इतनी भी बजटिंग कर लें लेकिन मिनिमम आपको इतना जरूरत पड़ेगी। ये अब चाहे आप पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, बिकॉज पाकिस्तान प्राइमरीली इंडिया से बहुत से लोग आते हैं जो H1B वीजा के ऊपर स्पॉन्सरशिप के वीजा पे आते हैं, जो कि 3 साल के लिए उनको मिलता है। तो उसके अंदर भी यही चीजें देखा करें, ये उनके लिए आपको स्केल जब मिलती है तो ये आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। जो नहीं, फिर इसी पे अपना खत्म करते हैं और अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। और बाय बाय, टेक केयर।